नेगेटिव इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन में एक्सप्लॉइटेशन पार्ट के अंदर पैरासिटिज्म के बाद आप बात करते हैं प्रीडेशन। प्रीडेशन के अंदर एक होता है प्रीडेटर जिसको बेनिफिट होने वाला होता है, और दूसरा होता है प्रे जिसको हार्म होने वाला है। यहाँ पर हार्म ऐसा होता है कि उसकी लाइफ ही चली जाती है क्योंकि उसको मार दिया जाता है, किल कर दिया जाता है। प्रीडेशन किसे कहते हैं? प्रीडेशन में कैच होता है, किल होता है और ईट कर लिया जाता है। प्रीडेटर प्रे को पकड़ेगा, उसको किल करेगा और फाइनली उसको खा जाएगा। कैच, किल एंड ईट। देखिए, जब प्रीडेशन की बात करते हैं आपकी एनसीईआरटी कहती है, जैसे मैंने कहा कि प्रीडेशन, तो आपके दिमाग में एक ही एग्जाम्पल पहली बार स्ट्राइक करता है कि एक टाइगर डियर को अप्रोच कर रहा है, टाइगर डियर के पीछे भाग रहा है, ये प्रीडेशन है। बिल्कुल सही बात। तो टाइगर डियर के पीछे भाग रहा है तो टाइगर डियर को पकड़ेगा, कैच करेगा, उसका गला दबाएगा, किल करेगा और फाइनली उसको खा जाएगा। तो ये हुआ प्रीडेशन। एनसीईआरटी कहें, इकोलॉजी कहें, ये कहती है कि यदि कोई स्पैरो, जो बर्ड होती है स्पैरो, ईटिंग एनी सीड, इट कुड बी कंसीडर्ड एज अ प्रीडेटर। स्पैरो यदि किसी सीड को खा रही है वह भी प्रीडेटर कही जा सकती है, मानी जा सकती है। अब देखिए, इकोलॉजी यहाँ पर आपका प्रीडेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, उसको बिल्कुल चेंज कर देती है। प्रीडेशन का मतलब केवल फ्लैश खाना ही नहीं होता है। प्रीडेशन का मतलब केवल भाग दौड़ करना ही नहीं होता। प्रीडेशन का रियल जो बेस है वो ये, एक लाइफ को वैनिश कर देना, खत्म कर देना। जिस तरीके से टाइगर डियर के पीछे भागा और डियर को उसने जान से मार दिया, खत्म किया, किल किया और उसको खा गया, एक लाइफ को उसने खत्म किया। उसी तरीके से स्पैरो ने सीड को खाया। सीड के अंदर क्या है? एम्ब्रियो, और वो एम्ब्रियो एक प्लांट को बनाने की कैपेसिटी रखता है। तो स्पैरो ने भी एक लाइफ को कंज्यूम किया, तो इसको हम क्या कहेंगे? प्रीडेशन। इसलिए ध्यान रखें, यदि आप अपने घर में मटन और चिकन नहीं खा रहे हैं, आप स्प्राउट्स खा रहे हैं, चना है स्प्राउटेड और उसे खा रहे हैं, स्प्राउट्स निकला हुआ है, तो आप भी प्रीडेटर ही हैं उस टाइम पर। तो फ्लैश खाना ही प्रीडेशन नहीं है, यहाँ पर पॉइंट याद ध्यान रखना है। तो आप कह सकते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, इकोलॉजिकली कॉन्टेक्स्ट में टाइगर और स्पैरो एक समान माने जाते हैं, बिकॉज बोथ आर प्रीडेटर्स। बोथ आर टाइगर एंड स्पैरो, दोनों प्रीडेटर हैं इकोलॉजिकली कॉन्टेक्स्ट में। देखिए, इसके अलावा इन्होंने कहा, तो फिर तो इसका मतलब ये जरा सोचिए, जो हर्बीवोर्स हैं, हर्बीवोर्स, बफेलो, गोट जा रही है ग्रासलैंड में, उसने एक छोटे से पेड़ को देखा, उसको पकड़ा, उखाड़ा और खा गई, किल और ईट। तो इसका मतलब गोट भी प्रीडेटर है। बफेलो ने भी छोटी छोटी ग्रास को उखाड़ कर खा रही है, वो भी एक लाइफ खा रही है। तो इकोलॉजी कहती है कि हर्बीवोर्स इन इकोलॉजिकली ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट दे कुड बी कंसीडर्ड एज अ प्रीडेटर। इकोलॉजिकल ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट में जो हर्बीवोर्स हैं वो भी कंसीडर किए जा सकते हैं एज अ प्रीडेटर्स। ध्यान रखें। चलिए, अब इसके बाद में प्रीडेटर्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ प्रीडेटर्स, इसमें हम कुल 4 जो है कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, उससे आपको प्रीडेटर की इंपॉर्टेंस का, उनके महत्व का पता लगेगा कि क्या रोल है नेचर के अंदर प्रीडेटर्स का, हमें प्रीडेटर्स क्यों बचाने चाहिए, क्यों जरूरी है इनका कंजर्वेशन, और उनका रोल आपको नेचर के अंदर पता लगेगा। सो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ प्रीडेटर में सबसे पहला है प्रीडेटर एक्ट एज कॉन्ड्यूट्स। प्रीडेटर कॉन्ड्यूट की तरह काम करता है। प्रीडेटर कॉन्ड्यूट की तरह काम करते हैं, इसको समझे। देखिए, कॉन्ड्यूट्स का जो मीनिंग है, यदि आप एनसीईआर मॉड्यूल और एनसीईआरटी के अंदर कॉन्ड्यूट्स मेंशन है, यदि इस कॉन्ड्यूट का मीनिंग आप डिक्शनरी के अंदर देखेंगे तो आपको बहुत सिंपल मिलेगा कि कॉन्ड्यूट्स मीनिंग होता है चैनल या ट्यूब या पाइपलाइन। कॉन्ड्यूट्स को चैनल कहते हैं। मतलब कह रहा है कि प्रीडेशन जो होता है, प्रीडेटर जो प्रीडेशन है, वो कॉन्ड्यूट की तरह, चैनल की तरह, पाइपलाइन की तरह काम करता है। कैसे? वो देखिए, ये हमारे सामने एक फूड चेन है।
ग्रास, ग्रास को किसने खाया? रैबिट, रैबिट को किसने खाया? फॉक्स, फॉक्स को किसने खाया? लायन। ठीक है, ये एक फूड चेन है, ग्रासलैंड की फूड चेन है, ग्रास, रैबिट, फॉक्स, लायन। देखिए अब यहां पर बात करते हैं, रैबिट ने ग्रास को खाया, मतलब रैबिट ने ग्रास का क्या किया? प्रीडेशन। हर्बीवोर्स को भी तो आप प्रीडेटर मान चुके हैं क्योंकि वो भी एक लाइफ खा जाते हैं। फॉक्स ने रैबिट को प्रीडेट किया, लायन ने फॉक्स को प्रीडेशन किया, तो पी ये प्रीडेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपको नहीं लगता जब रैबिट ने ग्रास का प्रीडेशन किया होगा तो ग्रास की जो एनर्जी है ई, वो रैबिट में क्या हुई होगी? ट्रांसफर। देखिए जब भी आप कुछ चीज खाते हैं ना तो आपके लिए खाना है, तो इकोलॉजी के हिसाब से देखें तो जिसको आप खा रहे हैं उसकी एनर्जी आपके अंदर ट्रांसफर हो रही है, तो इसलिए ई जो है वो इधर ट्रांसफर हो रहा है। फॉक्स ने जब रैबिट को खाया तो वो प्रीडेशन किया और उस टाइम पर रैबिट की एनर्जी फॉक्स में ट्रांसफर हो रही है। लायन ने फॉक्स को कंज्यूम किया तो फॉक्स की एनर्जी लायन में ट्रांसफर हो रही है। तो प्रीडेशन ना हुआ, एक तरीके से एनर्जी का ट्रांसफर हो गया। तो एनर्जी का ये ट्रांसफर कैसे हो रहा है? ट्यूब की फॉर्म में हो रहा है, इसलिए इसको हमने ट्यूब की फॉर्म में बनाया है। ट्यूब की फॉर्म में हो रहा है मतलब कंड्यूट की तरह काम कर रहे हैं। देखिए ट्यूब बनी हुई है, एक दूसरे को खाना पीना चल रहा है और एनर्जी एक्चुअली ट्रांसफर हो रही है। सो कह सकते हैं प्रीडेटर एक्ट एज कंड्यूट्स, पाइपलाइन की तरह, चैनल की तरह, ट्यूब की तरह काम करते हैं। सेकेंड पॉइंट, प्रीडेटर्स कीप प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल। भाई जो प्रीडेटर होते हैं, वो जिसको खाते हैं प्रे, उसकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करके रखते हैं। इसके लिए एक सिंपल एग्जांपल से समझेंगे, फिर आपको एक केस स्टडी जो आपके एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है उसको हम डिटेल में बात करेंगे। देखिए फॉरेस्ट के अंदर डिफरेंट टाइप के हर्बीवोर्स हैं, बफेलो है, वहां पर जिब्रा है, जिराफ है, डियर है, रैबिट है, डिफरेंट टाइप की बर्ड्स भी होंगी वहां पर। ये सब क्या है? प्रे हैं, हर्बीवोर्स हैं, किसी के प्रे हैं। किसके प्रे हैं? ये लायन, टाइगर, हॉक, ईगल के हैं। आप यदि जंगल से लायन को, टाइगर को, हॉक को और ईगल को रिमूव कर दें तो बता दें आपको कि जो प्रे हैं, बफेलो, जिब्रा, जिराफ, डियर, आतंक मचा देंगे क्योंकि अपने बायोटिक पोटेंशियल को अचीव कर लेंगे, मतलब अपना मैक्सिमम ब्रीड करेंगे और मैक्सिमम फीड करेंगे। दे विल फीड फ्रीली, दे विल ब्रीड फ्रीली, तो जंगल में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। लेकिन ये बढ़ते नहीं है ज़्यादा, क्यों? क्योंकि उनको कंट्रोल करने वाले नेचर के अंदर उनके नेचुरल प्रीडेटर्स बैठे। भाई कोई बफेलो ने पैदा किए 4-5 जो है अपने काव्स, 2-3 को टाइगर खा गए, 1-2 सर्वाइव किए। तो इस तरीके से प्रे के साइज को, प्रे की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का काम करते हैं प्रीडेटर। दैट्स व्हाई दे कीप प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल। चलिए इसके लिए एक केस स्टडी सुनिए, बड़ी खास, बिल्कुल डिटेल में हम बात करते हैं। मैं बताता हूं, ध्यान से सुने, फिर आप मॉड्यूल एनसीईआरटी उसको रीड कर सकते हैं। 1920 की बात है। 1920 में एक व्यक्ति ऑस्ट्रेलिया का रहने वाला साउथ अमेरिका घूमने गया। ऑस्ट्रेलिया का रहने वाला था, ध्यान रखें, साउथ अमेरिका घूमने गया। साउथ अमेरिका जब वो घूमने गया तो उसको वहां पर एक ऑर्नामेंटल प्लांट, काफी अट्रैक्टिव प्लांट दिखाई दिया, जहां पर लोग, साउथ अमेरिका में लोग उसे अपने घर में छोटे से पोट के अंदर एज ए ऑर्नामेंटल प्लांट की तरह रखते थे, जिस प्लांट का नाम था प्रिकली पियर कैक्टस। सो प्रिकली पियर कैक्टस साउथ अमेरिका में एज ए ऑर्नामेंटल प्लांट की फॉर्म में ग्रो कराया जाता था। उस ऑस्ट्रेलिया वाले व्यक्ति को बड़ा अच्छा लगा, अट्रैक्टिव लगा, तो उसने क्या किया, 1-2 प्रिकली पियर कैक्टस लिए और अपने बैग में रखे और उनको लेकर ऑस्ट्रेलिया आ गया। ऑस्ट्रेलिया लेकर आ गया। ऑस्ट्रेलिया आने के बाद में उसने उस छोटे से पोट में रखे हुए प्रिकली पियर कैक्टस अपने घर में रख लिए, ऑर्नामेंटल्स की फॉर्म में, ऑर्नामेंटल प्लांट्स की फॉर्म में। पड़ोसियों को भी बताया, देखो ये स्पीसीज जो है यहाँ की नहीं है, ये अमेरिका से लेकर आया हूँ मैं, साउथ अमेरिका, ये एग्जोटिक स्पीसीज है। जो बाहर की स्पीसीज होती हैं, जो लोकल स्पीसीज नहीं होती, उनको एलियन स्पीसीज या
एग्जोटिक स्पीसीज कहते हैं। इंप्रेस कर रहा था। कुछ टाइम बाद क्या हुआ, प्रिकली पियर कैक्टस बढ़ने लगा, स्मॉल पोर्ट से बाहर निकलने लगा। उसे बड़ी खुशी हुई कि भाई ग्रो अच्छा कर रहा है। उसने उसके लिए मीडियम पोर्ट लेकर आया, मीडियम साइज का, उसमें लगा दिया। वो मीडियम पोर्ट से भी बाहर निकलने लगा, ग्रो करने लगा बहुत ज़्यादा। तो बड़े साइज का पोर्ट लेकर आया, वो बड़े साइज के पोर्ट से भी बाहर निकलने लगा प्रिकली पियर कैक्टस। उसके बाद में उसने उखाड़ कर उसको अपने किचन गार्डन में, जहाँ पर उसके यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के मिलने वाले लोकल फ्लावरिंग प्लांट्स, डिफरेंट प्लांट्स भी ग्रो करते थे। कुछ ही समय में उसने पूरे के पूरे प्रिकली पियर कैक्टस ने उस व्यक्ति के पूरे किचन गार्डन को ऑक्यूपाई कर लिया। अब वो और परेशान हो गया। अब वो ऑर्नामेंटल नहीं रहा, अब तो वीड की तरह काम करने लगा। उसको परेशानी हुई कि भाई ऐसा क्या हुआ कि इतनी तेजी से बढ़ रहा है यहाँ पर। उसने पड़ोसियों को भी दे दिया कि आपको भी चाहिए क्या एग्जोटिक स्पीसीज। पड़ोसी ने भी लगाया। पड़ोसी कुछ टाइम के बाद में उसको कहने लगे भाई क्या मुसीबत दे दी हमें, ये तो पूरे के पूरे गार्डन में कवर कर लिया है। लोगों ने उसको उखाड़ कर बाहर फेंका तो रोड की दोनों साइड्स में, रोड की जो दोनों साइड उसमें ग्रो कर रहा है कई 100 किलोमीटर दूर तक। उखाड़ कर उसको बाहर ऑस्ट्रेलिया में बड़े बड़े ग्रासलैंड होते हैं जिनको रेंजलैंड कहते हैं, वहां पर डाल दिया। कहते हैं कि इस प्रिकली पियर कैक्टस ने कुछ ही समय में मिलियंस ऑफ हेक्टेयर्स रेंजलैंड, ग्रासलैंड को ऑक्यूपाई कर लिया था। इतना ज़्यादा टेंशन हुआ कि सरकार को, गवर्नमेंट को भी इसमें सोचना पड़ा कि ये क्या मुसीबत है। बड़े बड़े लाखों हेक्टेयर, मिलियंस ऑफ हेक्टेयर रेंज लैंड इज ऑक्यूपाइड बाय प्रिकली पियर कैक्टस। सरकार ने इन्वायरमेंटलिस्ट, इकोलॉजिस्ट को बुलाया कि भाई देखो ये क्या मुसीबत है, इतने बड़े बड़े रेंज लैंड को भी कवर कर लिया है, रोड्स की दोनों साइड में, लोगों के घरों में, किचन गार्डन में भी ग्रो कर रहा है। तो इकोलॉजिस्ट और इन्वायरमेंटलिस्ट ने बताया कि सर ये जो स्पीसीज है ऑस्ट्रेलिया की लोकल स्पीसीज नहीं है, ये बाहर की स्पीसीज है। सरकार ने कहा कि बाहर की है, एग्जोटिक स्पीसीज है, एलियन है, इसे लेकर कौन आया है। चलिए जो लेकर आया है उसके तो बाद में देखेंगे कि कौन लेकर आया है, लेकिन उन्होंने पूछा कि क्या ये जहां से आया है वहां पर भी इसी तरीके से आतंक मचाए हुए हैं, इतनी तेजी से ग्रो किए हुए हैं, इतने एरिया में फैला हुआ है। तो इकोलॉजिस्ट ने बताया कि नहीं सर, वहां पर तो ये ऑर्नामेंटल प्लांट की फॉर्म में छोटे से पोट के अंदर लगा कर रखते हैं लोग, वहां पर नहीं पड़ता है। तो सरकार ने पूछा कि यहाँ क्या मुसीबत है कि इतना फैल गया है, इन्वेजिव हो गया है, हैवोक हो गया है। हैवोक, इन्वेजिव मतलब प्रचंड, बहुत तेजी से फैल जाना, डिफिकल्ट टू कंट्रोल जो रहे। तो इकोलॉजिस्ट, एनवायरमेंटलिस्ट ने सरकार को बताया कि सर देखिए, जो लेकर आया है व्यक्ति, जो लेकर आया था वो इस प्रिकली पियर कैक्टस को तो लेकर आ गया, लेकिन इस पर फीड करने वाला इसका एक प्रीडेटर होता है जिसका नाम होता है प्रिकली पियर मोथ, वो उसको लेकर नहीं आया। तो प्रिकली पियर मोथ तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में है नहीं प्रीडेटर, और ये प्रेजेंट हो गया तो इसे अपने प्रीडेटर का डर ही नहीं है। तो यहाँ पर बढ़िया से फीड कर रहा है, ब्रीड कर रहा है, खा रहा है, पी रहा है, प्लांट से वाटर मिनरल एब्जॉर्ब कर रहा है। इसलिए इन द एब्सेंस ऑफ देयर नेचुरल प्रीडेटर यहाँ पर इसने आतंक मचा रखा है। तो यहाँ पर समझ में आया कि वहां पर प्रीडेटर है प्रिकली पियर मोथ, तो वो लगातार उसको खाता रहता है और उसको कंट्रोल करके रखता है। तो सरकार ने कहा, तो इसका मतलब ये है कि यदि हम साउथ अमेरिका से प्रिकली पियर मोथ, इसका प्रीडेटर मंगवा लें तो ये कंट्रोल हो जाएगा। इकोलॉजिस्ट ने कहा 100% हो जाएगा। भेजा गया, प्रिकली पियर मोथ को लेकर आए। लाने के बाद में कुछ प्रिकली पियर मोथ्स को जो रेंज लैंड थी, ग्रास लैंड थी, वहां छोड़ा, रोड की साइड में छोड़ा, कुछ को लोगों के जो गार्डन थे, किचन गार्डन, वहां पर छोड़ा। तो बताते हैं कुछ ही सालों में, 2-3 साल के अंदर प्रिकली पियर कैक्टस जो रेंजलैंड में था वहां से, जो रोड की साइड में था वहां से, जो किचन गार्डन में आतंक मचाया हुआ था वहां से कंट्रोल होकर एक छोटे से पोर्ट में आ गया। इसे कहते हैं दे कीप प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल। जिस तरीके से प्रिकली पियर कैक्टस मोथ ने, प्रिकली पियर मोथ ने प्रिकली पियर कैक्टस को ऑस्ट्रेलिया में कंट्रोल किया। इसलिए ध्यान रखें, ये जो प्रे होते हैं, प्रीडेटर की एब्सेंस में आतंक मचा देते हैं ग्रो करने पर। इसे प्रीडेटर प्रे को कंट्रोल करके रखते हैं। जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया में प्रिकली पियर मोथ को इंट्रोड्यूस करने पर प्रिकली पियर कैक्टस को कंट्रोल किया
गया। तो ध्यान रखें, ये केस स्टडी मैंने बता दी है, अब आप एनसीईआरटी और मॉड्यूल से इसको रीड कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट, इसी के अंदर कीप प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल में बहुत ही इंपॉर्टेंट और खास लाइन, इसलिए हमने इसको स्टार मार्क की फॉर्म में रखा है, वो ये बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड्स adopted in agriculture pest control is based on which type of the interaction। तो इसका आंसर है प्रीडेशन। मैंने तो आपको पहले क्वेश्चन और आंसर एकदम बता दिया, अब इसको समझिए। कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए कितने सारे चैलेंजेस हैं, वो आप देखिए कैसे। इसको एक एक एग्जांपल करके समझते हैं। किसान ने क्रॉप लगाया, वेदर इट इज व्हीट, राइस, शुगर केन, जो भी है क्रॉप लगा हुआ है, क्रॉप है समझा। क्रॉप लगाने के बाद में किसान ने टाइम से वाटर दिया, इरिगेशन किया, टाइम से उसने फर्टिलाइजर डाला। उसे पता है कि एक टाइम के बाद में उसकी क्रॉप को खाने वाले पेस्ट आ जाएंगे, पेस्ट अटैक करेंगे। तो पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए वो क्या करता है, मार्केट से एक्सपेंसिव पेस्टिसाइड खरीद कर लाता है, खतरनाक केमिकल्स होते हैं। पेस्टिसाइड यूज करेगा। पहला तो प्रॉब्लम ये कि पेस्टिसाइड खरीदने में पैसा बहुत लगता है, और दूसरा पेस्टिसाइड यूज करने से कोई यदि एडिबल क्रॉप है तो उस पर देखिए केमिकल का यदि स्प्रे करेगा पेस्टिसाइड का, तो जो कंज्यूम करेगा उस क्रॉप को उसके लिए खतरनाक है। एडिबल क्रॉप कॉलीफ्लावर, कैबेज तो खतरनाक होगी, जो भी खाएगा मार्केट में जाएगी। तो ऐसी कंडीशन, और दूसरा हर एक किसान अफोर्ड नहीं कर सकते पेस्टिसाइड क्योंकि महंगे हैं। तो पेस्ट को कंट्रोल तो करना है, यदि नहीं करेंगे तो क्रॉप का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। अब पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए आप यूज करेंगे पेस्टिसाइड, जो कि केमिकल्स है, वो खतरनाक भी हैं और महंगे भी हैं। इकोलॉजिस्ट ने एग्रीकल्चर साइंटिस्ट को एक तरीका बताया, कहा कि जहां क्रॉप है और क्रॉप को खाने वाला पेस्ट है, डेफिनेटली वहां पर कोई ऐसा इंसेक्ट होगा जो आपकी क्रॉप को ना खाता हो, बल्कि आपकी क्रॉप को खाने वालों को खाता हो, उनका प्रीडेशन करता हो। ऐसे इंसेक्ट होते हैं नेचर में, शायद ये इंसेक्ट जो है क्रॉप को ना खाकर कार्निवोर्स नेचर का है, पेस्ट को खाता होगा। तो ऐसी कंडीशन में एग्रीकल्चर वालों को ये बोला गया कि भाई ऐसा करो ना, आप इंसेक्ट है, इंसेक्ट दिख रहा है, इंसेक्ट किसको खाता है, पेस्ट को, और पेस्ट किसको खाता है, आपकी क्रॉप को। तो आप जो है, आपकी क्रॉप या आपका दुश्मन कौन है, पेस्ट, और आपके इस पेस्ट का दुश्मन कौन है, इंसेक्ट। तो दुश्मन का दुश्मन क्या हो जाएगा, एनिमी का एनिमी क्या हो जाता है, दोस्त, फ्रेंड। तो उन्होंने कहा कि आप दोस्त का नंबर बढ़ाओ। यदि आप दोस्त का नंबर बढ़ाएंगे तो दोस्त आपके दुश्मन का नंबर कम कर देगा, प्रीडेशन करेगा, और आपकी क्रॉप का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। समझे बेटा ध्यान से, कितना इंटरेस्टिंग है ये, कि भाई आपकी क्रॉप को खाने वाला ये पेस्ट और इस पेस्ट को खाने वाला ये इंसेक्ट। तो आप इंसेक्ट का नंबर बढ़ाओ, उसे ब्रीड कराओ, ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप में छोड़ो, ये आपके पेस्ट को खा जाएगा, उसका नंबर कम करेगा, अपने आप ही क्रॉप। तो आप क्या बता सकते हैं, यहाँ पर पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए आपने केमिकल का इस्तेमाल किया या लिविंग ऑर्गेनिज्म का? तो आप कहेंगे इंसेक्ट है लिविंग का, और लिविंग ऑर्गेनिज्म का जब इस्तेमाल करते हैं तो उसको केमिकल कंट्रोल नहीं, बायोलॉजिकल कंट्रोल कहते हैं। सो बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड अडॉप्टेड इन एग्रीकल्चर पेस्ट कंट्रोल is based on predation। इंसेक्ट पेस्ट का क्या करेंगे, प्रीडेशन करेंगे। इस तरीके से बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड का यूज किया जाता है। तो देखिए ऑर्गेनिक फार्मिंग में यूज कर लेंगे, केमिकल यूज नहीं कर रहे, कितना बढ़िया है, अच्छा है, सस्ता है, और कोई केमिकल भी नहीं है। इसके और मेरे पास दो एग्जाम्पल हैं, उसको आप और उसकी हेल्प से आप समझ सकते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड को। आपके घर में चूहे का प्रॉब्लम है, सपोज करिए, माउस है, परेशान है, नुकसान कर रहे हैं, उसको कंट्रोल करने के दो तरीके हैं। एक तो आप मार्केट में जाओ, रेड किल लेकर आओ, रेड किल लेकर आए, केमिकल है, आपने रख दिया, चूहा आकर खाएगा, खाकर मर जाएगा। पहले तो रेड किल लेकर आना पड़ेगा, परचेज करना पड़ेगा, महंगा भी है, और दूसरा रिस्की भी है। पता लगा कि चूहे के खाने से पहले बच्चे घर में किसी ने खा लिया तो दिक्कत हो सकती है। एक बहुत सस्ता और टिकाऊ तरीका है, क्या आप बता सकते हैं, क्या आप सोच सकते हैं वो क्या? बिल्ली पालो ना, घर में बिल्ली पाल कर रखो, बिल्ली चूहे को खाएगी,
तो आपके लिए फायदा है। तो बिल्ली क्या है, बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड आप यूज कर रहे हैं, कैट बिल्ली बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड। इसके लिए एक और एग्जांपल देखिए, अमेरिका और यूरोप में, अमेरिका यूएस एंड यूरोप में बड़े बड़े फार्म होते हैं, बहुत बड़े बड़े फार्म होते हैं। वहाँ पर उन फार्म में जो ग्रो कराते हैं, ये कॉर्न कराते हैं, ओकरा कराते हैं, डिफरेंट टाइप की वीट कराते हैं। तो इन फील्ड में माउस रोडेंट्स आई जाते हैं, रोडेंट्स चूहे होते हैं। चूहों को कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छा तरीका अपनाते हैं वो लोग, क्या, ईगल एंड हॉक पाल कर रखते हैं। ईगल एंड हॉक को डोमेस्टिकेट करके पिंजरे में रखते हैं, और जब उनको लगता है कि चलो अब रोडेंट को साफ करने का टाइम आ गया है, तो रोडेंट इन ईगल और हॉक को छोड़ देते हैं। ईगल और हॉक ऊपर फील्ड पर घूमते उनको खाते रहते हैं। कर क्या रहे हैं, बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड कहते हैं इसको, बायोलॉजिकल एंटिटीज की हेल्प से कंट्रोल करना। तो इस तरीके से दो एग्जांपल की हेल्प से आप इसको ध्यान रखेंगे। स्टेटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, बेस्ड है प्रीडेशन पर। चलिए नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, प्रीडेटर मेंटेन द स्पीसीज डाइवर्सिटी। बहुत ही खास है और थोड़ा सा ट्रिकी भी है, ध्यान से समझेंगे क्लियर हो जाएगा। प्रीडेटर स्पीसीज डाइवर्सिटी को मेंटेन करके रखते हैं। कैसे मेंटेन करते हैं उसको आप समझें। इसके लिए यदि मैं एक एग्जांपल एनसीईआरटी के अंदर जो दिया है उसको मैं लूं, उससे पहले मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल की बात कर लेता हूं। देखिए, एक जंगल के अंदर, फॉरेस्ट के अंदर 4 तरह के हर्बीवोर्स हैं। डियर हैं, बफेलो हैं, जिब्रा हैं, जिराफ हैं, 4 तरह के। वहां पर उनको खाने वाले सपोज करिए लायन है, लायन प्रीडेटर है। हमने क्या किया, लायन को हटा दिया, प्रीडेटर को हमने हटा दिया। तो इन चारों के अंदर क्या हो जाएगा, चारों के बीच में खाने के लिए, ग्रास को खाने के लिए, हर्ब्स को खाने के लिए कंपटीशन शुरू हो जाएगा। जिनमें खाने में सबसे ज्यादा तेज कौन है, बफेलो एंड जिब्रा तेज है, डियर धीमे खाते हैं। ये तीनों बफेलो, जिब्रा, जिराफ डियर को खाने नहीं देंगे। तो पहले तो इन तीनों की वजह से डियर गायब हो जाएंगे, 4 स्पीसीज थी, 3 रह गई। उसके बाद में जिराफ गायब हो जाएंगे, जिब्रा एंड बफेलो में, फिर उसके बाद में जिब्रा गायब हो जाएंगे। लायन के जाने पर 4 स्पीसीज में कंपटीशन शुरू हुआ और फाइनली बफेलो बच गए। लेकिन जब लायन थे तो चारों को किसी को भी आतंक मचाने के लिए अलाउ नहीं किया था, कि सबको खाने का मौका मिल रहा था। तो इसका मतलब लायन के होने की वजह से इन चारों स्पीसीज के बीच में कंपटीशन कम रहता है, और लायन के हटने पर इन चारों के बीच में कंपटीशन ज्यादा हो जाता है। क्या आप बता सकते हैं इन चारों के अंदर कंपटीशन कौन सा था, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन या इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन? इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, कि ये चारों अलग अलग स्पीसीज है। तो मैं यहां कह सकता हूं कि प्रीडेटर जो है वो हर्बीवोर्स के बीच में इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन को कम करके स्पीसीज डाइवर्सिटी को मेंटेन करने का काम करते हैं। मतलब टाइगर, लायन जो है वो ये नहीं, बफेलो ज्यादा बढ़ने की कोशिश करेंगे तो बफेलो को खाना शुरू कर देंगे, डियर को फूड मिलेगा। जिब्रा ज्यादा बढ़ने की कोशिश करें तो जिब्रा का प्रेडेशन कर देंगे। वो किसी को भी ज्यादा डोमिनेंट नहीं होने देते। तो इन चारों स्पीसीज के बीच में इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन को डाउन करके रखते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि प्रीडेटर्स जो हैं वो हर्बीवोर्स के बीच में इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन को मिनिमाइज करके स्पीसीज डाइवर्सिटी को मेंटेन करके रखते हैं। देख, सिंपल से एग्जांपल की हेल्प से हमने समझाया। अब आपकी एनसीईआरटी जो एग्जांपल लेती है, जिसको प्रैक्टिकली इकोलॉजिस्ट ने परफॉर्म किया है, हम उसकी बात करते हैं। देखिए, ये है रॉकी इंटरटाइडल कम्युनिटीज ऑफ द अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट। अमेरिका में पैसिफिक कोस्ट जो है, जहां पैसिफिक ओशियन है, उधर की साइड में ये प्रैक्टिकल परफॉर्म किया गया। ये पैसिफिक है, ये लैंड है। इन्होंने क्या किया, एक एरिया को ऐसे एनक्लोज्ड कर लिया, मतलब यहां पर नेट लगा दिया। नेट से क्या है कि पानी तो आ जा सकता है, लेकिन इसके अंदर जो ट्रैप एनिमल्स हैं वो इसके अंदर ही रहेंगे। एक बहुत बड़ी लेक सी बना ली, लेक काट दी एक तरीके से। तो इंटरटाइडल, इसको इनक्लोज्ड इंटरटाइडल एरिया कहते हैं, एनक्लोज्ड, बंद। अब जब इसको बंद किया तो इसके अंदर पिसास्टर, स्टारफिश भी थी, मिलती है उधर। ये स्टारफिश जो पिसास्टर है, ये एक प्रीडेटर है, प्रीडेटर।
प्रीडेटर है, ध्यान रखें। और ये पिसेस्टर फीड करती है इनवर्टिब्रेट्स के ऊपर, ध्यान रखें, ये पिसेस्टर फीड करती है इनवर्टिब्रेट्स के ऊपर। तो पिसेस्टर जो है वो है प्रीडेटर, और ये जो इनवर्टिब्रेट्स हैं, डिफरेंट स्पीसीज जो इनवर्टिब्रेट्स की है वो है प्रे। अब इन्होंने क्या किया कि भाई टीम को अंदर भेजा, जब पिसेस्टर मौजूद थी, प्रेजेंट थी, प्रीडेटर की प्रेजेंस में इसके अंदर उन्होंने चेक कराया कि इनवर्टिब्रेट्स की कितनी स्पीसीज है। चलिए हाइपोथेटिकली पता लगा 100 इनवर्टिब्रेट्स की स्पीसीज थी, 100 इनवर्टिब्रेट्स की स्पीसीज प्रेजेंट थी और उनको खाने वाले पिसेस्टर भी थे। बढ़िया, नॉर्मल चल रहा है। अब क्या किया इन्होंने, एक्सपेरिमेंटली इकोलॉजिस्ट ने क्या कराया कि इस पूरे एनक्लोज्ड एरिया में से, एनक्लोज्ड इंटरटाइडल एरिया से पिसेस्टर को पकड़ पकड़ कर बाहर निकालो, पकड़ पकड़ कर बाहर निकालो। मतलब इस इंटरटाइडल एरिया, एनक्लोज इंटरटाइडल एरिया को हम प्रीडेटर फ्री करना चाह रहे हैं और देखना चाह रहे हैं कि प्रीडेटर के ना होने पर इनवर्टिब्रेट्स कैसे रहते हैं, डिफरेंट टाइप की स्पीसीज। कमाल की बात है, जब पिसेस्टर को निकाला गया तो देखिए ये रिजल्ट आया, मोर देन 10 स्पीसीज एक्सटिंक्ट विद इन अ ईयर। एक साल के अंदर 10 से ज्यादा स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि पिसेस्टर के निकलने पर इनवर्टिब्रेट्स की डिफरेंट स्पीसीज के बीच में इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन बढ़ गया, और इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन बढ़ने पर जो इनवर्टिब्रेट सुपीरियर थे उन्होंने इंफीरियर इनवर्टिब्रेट्स को खाने पीने नहीं दिया और फाइनली वो एक्सटिंक्ट हो गए। तो इसलिए लिखा है मोर देन 10 स्पीसीज एक्सटिंक्ट विद इन अ ईयर ड्यू टू द इंक्रीज्ड इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन। इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन के बढ़ने की वजह से मोर देन 10 स्पीसीज एक्सटिंक्ट विद इन अ ईयर। याद रखें, इंपॉर्टेंट है, यहां पर कंफ्यूज हो जाता है बच्चा। तो मैंने आपको डिटेल में बताया, प्रीडेटर जब रहते हैं तो डिफरेंट जो हर्बीवोर्स स्पीसीज है उनको आपस में झगड़ने से रोक कर रखते हैं। तो इसलिए इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन को कम करने का काम करते हैं प्रीडेटर्स। और जो प्रीडेटर्स चले जाते हैं, रिमूव कर दिए जाते हैं, हटा दिए जाते हैं, तो स्पीसीज के बीच में इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन बढ़ जाता है, जो वजह बनता है स्पीसीज के एक्सटिंक्ट होने की। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, प्रीडेटर वाला ये मेंटेन दी स्पीसीज डाइवर्सिटी हो गया। फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट, प्रीडेटर्स दे आर प्रूडेंट। प्रूडेंट मतलब, प्रूडेंट का मीनिंग है क्लेवर, सेंसिबल, वेल जज्ड। आप कहेंगे बहुत कुछ ज्यादा ही बड़ाई कर दी है तो प्रीडेटर की। प्रीडेटर जो है टाइगर और लायन की बात कर रहे हैं, वो क्लेवर हैं, वेल जज्ड होते हैं, सेंसिबल है। अब उससे आपको देखिए कैसे, क्यों बोला है, वजह है, आप इस बात को मानेंगे। टाइगर और लायन अपने अपने एरिया में हैं, जंगल में, उन्हें चारों ढेर सारे डिफरेंट टाइप के हर्बीवोर्स दिख रहे हैं। टाइगर ने सोचा कि सारे हर्बीवोर्स का ऐसा करता हूं, गला दबाना शुरू कर देता हूं, मतलब सबका प्रेडेशन शुरू कर देता हूं। क्या कोई ताकत है जंगल के अंदर जो इन खतरनाक फेरोशियस टॉप कंज्यूमर्स को कोई रोक सके? कोई नहीं रोक सकता। ये सब हर्बीवोर्स को गला दबाना शुरू करें तो मार सकते हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं करते। क्यों? क्योंकि प्रूडेंट हैं, क्योंकि जानते हैं कि यदि इन हर्बीवोर्स को एक दिन में हम खा गए या मारना शुरू कर दें ऐसे ही बेवजह ही, अगले दिन हमारा नंबर लग जाएगा, क्योंकि ये हमारा फूड है। इसीलिए रिसोर्स का समझदारी से यूज करते हैं, चतुराई से यूज करते हैं, क्लेवरली यूज करते हैं। दैट्स वाई दे आर प्रूडेंट। तो प्रूडेंट इसलिए है प्रीडेटर बिकॉज दे नेवर ओवर एक्सप्लॉइट देयर रिसोर्सेज। प्रीडेटर अपने रिसोर्स को कभी ओवर एक्सप्लॉइट नहीं करते। जितनी जरूरत होती है, जितनी आवश्यकता होती है, उतना ही कंज्यूम करते हैं। अब आप खुद देखो, आपने डिनर कर लिया है और उसके बाद में आपका फ्रेंड कहे कि मैं पार्टी दे रहा हूं, बर्थडे पार्टी, आपको बुलाए तो आप एकदम चले जाओगे और वहां पर ऐसे खाओगे जैसे आपने डिनर किया ही ना हो। ओवर एक्सप्लॉइटेशन ही तो कर रहे हैं। जबकि टाइगर के बारे में, लायन के बारे में बोलते हैं कि यदि आज बढ़िया से खा लिया है, प्रीडेशन किया और अच्छे से पेट भर लिया है, तो 2 दिन तक फिर कोई प्रीडेशन नहीं होता है, घूमता रहेगा। कोई हर्बीवोर्स पास भी आ जाए तो खाएगा नहीं। हाँ, 2 दिन के बाद में फिर हंटिंग डे आ जाएगा। मीन्स दे आर प्रूडेंट, दे आर क्लेवर बिकॉज दे नेवर ओवर एक्सप्लॉइट्स देयर रिसोर्सेज। जितनी जरूरत होती है
उतना ही खाते हैं, ओवर एक्सप्लॉइट नहीं करते, दैट्स वाई दे आर प्रूडेंट। देखिए क्वेश्चन आज एग्जाम में आता है इस तरीके से कि प्रीडेटर्स आर प्रूडेंट बिकॉज दे एक्ट एज ए कॉन्ड्यूट, गलत। बिकॉज दे कीप प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल, गलत। बिकॉज दे मेंटेन द स्पीसीज डाइवर्सिटी, गलत। बिकॉज दे नेवर ओवर एक्सप्लॉइट देयर रिसोर्सेज, करेक्ट। प्रूडेंट इसलिए हैं कि वो ओवर एक्सप्लॉइट नहीं करते रिसोर्स को, ध्यान रखें, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। प्रे डिफेंस मैकेनिज्म, देखिए नेचर ने प्रीडेटर को प्रूडेंट बनाया है, लेकिन फिर भी नेचर ने नेचर के अंदर जो है आसानी से प्रे को बोला है कि ऐसे प्रीडेटर के हाथ नहीं आना है। मतलब बड़े ही प्रीडेटर समझदार है, लेकिन फिर भी कंपटीशन के लिए प्रे को बचाव के तरीके दिए हैं कि प्रीडेटर के इतनी आसानी से हाथ नहीं लगना है, प्रीडेटर को भागदौड़ कराएंगे, इधर उधर घुमाएंगे। तो इसमें अब आ जाते हैं प्रे डिफेंस मैकेनिज्म, मतलब नेचर ने प्रे को बचाव के कुछ तरीके दिए हैं। पहले हम एनिमल्स की बात करेंगे, फिर प्लांट्स के बारे में बात करेंगे। एनिमल्स, एनिमल प्रे डिफेंसेस, ये दो कैटेगरी में, कैमोफ्लेज्ड, मिमिक्री। कैमोफ्लेज को समझे, कैमोफ्लेज्ड क्रिप्टिकली कलर्ड, क्रिप्टिकली मतलब ब्लेंडिंग विद सराउंडिंग, क्रिप्टिकली कलर्ड बोला मैंने, ब्लेंडिंग विद सराउंडिंग बोला। कहने का मतलब ये कि कैमोफ्लेज्ड वो ऑर्गेनिज्म करते हैं जो प्रीडेटर के आने पर अपने आप को सराउंडिंग के साथ मिक्स करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि वो प्रीडेटर को विजिबल ना हो। इसमें बहुत अच्छा एग्जांपल कैमेलियन, कैमेलियन जो गिरगिट होता है, वो जो कलर चेंज करता है, वो कैमोफ्लेज ही करता है। कैमोफ्लेज मतलब ब्लेंडिंग विद सराउंडिंग, जिससे कि प्रेडेटर को विजिबल आप ना हो, मतलब प्रे ना हो। इसमें फ्रॉग आते हैं, आपने देखे होंगे कुछ फ्रॉग का स्किन बिल्कुल मडी होता है, आपको दिखाई नहीं देंगे, लेकिन फ्रॉग है, तो वो क्या है, कैमोफ्लेज। इंसेक्ट्स, प्रेइंग मैंटिस, एम्स में पूछा गया था, एक प्रेइंग मैंटिस होता है, आपने कुंग फू पैंडा मूवी के अंदर देखा होगा, ग्रीन कलर का इंसेक्ट प्रेइंग मैंटिस। उसके आगे के जो फोरलिम्स होते हैं वो ऐसे जुड़े रहते हैं, तो ऐसा लगता है प्रे कर रहा हो, इसलिए उसको प्रेइंग मैंटिस कहते हैं। ग्रीन कलर का होता है, लीव्स की तरह होता है, मतलब लीव्स के ऊपर यदि मूवमेंट ना करें तो आपको आइडिया नहीं लगेगा कि इंसेक्ट है या लीव्स है। तो ये क्या है, कैमोफ्लेज का एग्जाम्पल है, इंसेक्ट प्रेइंग मैंटिस। इसके अलावा ग्रीन कलर के स्नेक ब्रांच के ऊपर रहते हैं, हिडन रहते हैं, दिखाई नहीं देते हैं, तो आप जानते हैं, तो ग्रीन कलर के स्नेक। डेड लीफ बटरफ्लाई होती है, कुछ बटरफ्लाई ऐसी होती है जिनके जो विंग्स होते हैं वो डेड लीफ की तरह होते हैं, डेड लीव्स के ऊपर बैठ गई तो पता नहीं लगेगा कि डेड लीव्स कौन सी है और बटरफ्लाई कौन सी है, तो इसको बोलते हैं कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज याद रखना है आपको, ब्लेंडिंग विद सराउंडिंग है, क्रिप्टिकली कलर्ड है, कैमेलियन एग्जाम्पल है, फ्रॉग, इंसेक्ट्स, इंसेक्ट में हमने प्रेइंग मैंटिस भी नाम लिया है। ये कैमोफ्लेज का खास बात ये होता है कि मूवमेंट यदि हो गया तो पकड़ में आ जाते हैं, यदि मूवमेंट ना हो तो इनको रिकॉग्नाइज करना, आइडेंटिफाई करना, पहचानना मुश्किल रहता है। दूसरा है मिमिक्री। मिमिक्री क्या होता है, कॉपी करना, मतलब ऑर्गेनिज्म को पता लगा कि भाई हमारे पीछे प्रीडेटर पड़ा रहता है, एक है ऑर्गेनिज्म उसको नहीं खाता है, कुछ वजह है, तो क्यों ना उसके जैसा दिखने की कोशिश करें, जिससे कि वो हमें समझेगा कि भाई हम भी खाने लायक नहीं है और हमें छोड़ देगा। इसको कहते हैं मिमिक्री, कॉपी करना। मिमिक्री में जो करता है कॉपी उसे कहते हैं मिमिक करना, और जिसकी करता है उसको बोलते हैं मॉडल। एक एग्जांपल लेते हैं, मोनार्क बटरफ्लाई। देखिए मोनार्क बटरफ्लाई जो होती है वो आपने देखी होगी, बड़े साइज की, और जिसके विंग्स के ऊपर आइज जैसे स्पॉट होते हैं, उसको मोनार्क बटरफ्लाई कहते हैं। मोनार्क बटरफ्लाई हाईली डिस्टेस्टफुल बटरफ्लाई होती है, इसको प्रीडेटर्स खाना पसंद नहीं करते हैं। क्यों खाना पसंद नहीं करते, क्योंकि इसके अंदर कुछ केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो हाईली डिस्टेस्टफुल होते हैं। ये हाईली डिस्टेस्टफुल केमिकल्स मोनार्क बटरफ्लाई पैदा होने के बाद में यंग स्टेजेस में एक पॉइजनस वीड के ऊपर फीड करती है। इसका जो कैटरपिलर लार्वा होता है मोनार्क बटरफ्लाई का, वो एक पॉइजनस वीड के ऊपर, जिस पॉइजनस वीड को आप सभी
अच्छी तरीके से जानते हैं, जिसे हम कैलोट्रोपिस या आंकड़े का पेड़ कहते हैं, उसके ऊपर फीड करते हुए अपनी बॉडी में केमिकल्स को एक्यूमुलेट कर लेता है। इसलिए मोनार्क बटरफ्लाई हाईली डिस्टेस्टफुल बटरफ्लाई बन जाती है, इसको खाना पसंद नहीं करते हैं। एक दूसरी बटरफ्लाई है जिसका हमने नाम यहाँ पर नहीं लिखा है कि एनसीईआरटी में उसका नाम नहीं है, मोनार्क के साथ इसको समझना है, वायसराय बटरफ्लाई। वायसराय बटरफ्लाई हाईली टेस्टफुल बटरफ्लाई होती है, उसके पीछे प्रेडेटर पड़े रहते हैं, छोटे साइज की होती है, मोनार्क से थोड़ा छोटी होती है। तो वायसराय ने सोचा कि भाई मोनार्क को तो कोई खाता नहीं है और हमारे पीछे पड़े रहते हैं, तो बचने के लिए उन्होंने क्या किया, वायसराय बटरफ्लाई को जब लगा कि उस पर अटैक होने वाला है तो उसने अपने विंग्स को फैलाया, अपनी बॉडी को फुलाया और अपने को ऐसा दिखाने की कोशिश किया मोनार्क बटरफ्लाई जैसा। तो मिमिक कौन कर रहा है, वायसराय बटरफ्लाई। मॉडल कौन है, मोनार्क बटरफ्लाई। और प्रीडेटर जैसे आया, उसने देखा नहीं 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 वायसराय नहीं है तो मोनार्क है, तो उसको खाने का इरादा छोड़ दिया। तो इस तरीके से मिमिक्री की हेल्प से प्रे जो है वो प्रीडेशन से बच जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं प्लांट प्रे डिफेंस। प्लांट के पास भी नेचर ने तरीके दिए अपने को प्रीडेशन से बचाने के लिए। देखिए प्लांट का मामला थोड़ा गंभीर है। क्यों? एक तो प्लांट जो है वो दे कांट रन, भाग नहीं सकते, सामने कोई प्रेडेटर आ रहा है तो खड़े ही रहेंगे, भाग नहीं सकते। और दूसरा जो सबसे बड़ा गंभीर है, जो लिखा है आपके एनसीईआरटी ने, वो ये कि पूरे अर्थ के ऊपर सबसे ज्यादा इंसेक्ट की डाइवर्सिटी है, आप जानते हैं, और उनमें से 25% इंसेक्ट्स फाइटोफैगस होते हैं। 25% इंसेक्ट फाइटोफैगस होते हैं। दे फीड ऑन प्लांट सैप और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स लाइक लीव्स, तो उस पर फीड करते हैं। तो कितना लोड होता होगा प्लांट्स पर। तो प्लांट्स को बचाव के लिए नेचर ने दिया अपनी मॉर्फोलॉजी में चेंज कर लो। मॉर्फोलॉजिकल मतलब एकेजिया एंड कैक्टस। एकेजिया मतलब बबूल, कैक्टस जानते हैं आप, नागफनी जो होता है, मतलब अपनी बॉडी के ऊपर कांटे बनाओ, थोर्न बनाओ। तो कांटे या थोर्न जो बबूल के ऊपर या नागफनी, कैक्टस या एकेजिया के ऊपर है, वो कोई सजावट के लिए नहीं है, बचाव के तरीके हैं। मॉर्फोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म है। जरा सोचिए कोई एनिमल आया, उसने खाने की शुरुआत की, उसको कांटे भी लग रहे हैं, तो कहेगा कि यहाँ पर तो बड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा है, कांटे लग रहे हैं, तो उसको खाने का इरादा छोड़ देगा। तो इस तरीके से एकेजिया एंड कैक्टस मॉर्फोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर आते हैं। दूसरा इसमें केमिकल डिफेंस मैकेनिज्म। प्लांट्स को ये कहा कि अपनी बॉडी के अंदर कुछ सर्टेन टाइप्स के केमिकल्स को एक्यूमुलेट करो, और ये केमिकल्स ऐसे होने चाहिए कि यदि कोई ग्रेजिंग एनिमल आपको खाए तो पहले उसका टेस्ट खराब करे, तब भी ना माने तो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम डिसरप्ट कर दे, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम बिगाड़ दे। तीसरा, तब भी ना माने तो उसकी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी कम कर दे। उसे लगना चाहिए कि यार पहले बड़ा पैदा करते थे, अब इतना नहीं पैदा कर पा रहे, मतलब कुछ ऐसा गड़बड़ खा रहे हैं जिससे रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी कम हो गई। और तब भी ना माने तो फाइनली डेथ करा दे। तो इस तरीके से कुछ केमिकल्स को प्लांट्स के अंदर एक्यूमुलेट करने के लिए कहा गया कि अपनी बॉडी के अंदर कुछ केमिकल्स एक्यूमुलेट करो जो टेस्ट खराब कर दे, डाइजेस्टिव सिस्टम बिगाड़ दे, रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी कम कर दे, इवन डेथ तक करा दे। इसके लिए एक एग्जाम्पल हमारे पास है डिटेल में, कैलोट्रोपिस। कैलोट्रोपिस जिसे आंकड़े का पेड़ कहते हैं, मदार का पेड़ कहते हैं, खाली पड़ी अबंडेंट लैंड पर आपको ग्रो करता दिखाई दे जाएगा। इसकी लीव्स को जब तोड़ते हैं तो इससे मिल्की लेटेक्स निकलता है, देखा होगा आपने, और इसका जो लीफ पैटर्न होता है वो डेकासेट मैनर होता है, ये भी खास बात होती है। इस कैलोट्रोपिस को, आंकड़े के पेड़ को, कभी भी कोई नेचर के अंदर ब्राउज करता हुआ नहीं देखा होगा। गोट या काऊ या बफेलो इसके पास जाएंगे तो साइड की ग्रास खा लेंगे, इसको कोई नहीं खाता है। क्यों नहीं खाता है? क्योंकि इस कैलोट्रोपिस के अंदर एक खतरनाक केमिकल प्रेजेंट होता है जिसका नाम है कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स केमिकल ये हेल्थ पर बड़ा ही निगेटिव इम्पैक्ट डालता है, इसलिए इसको कोई नहीं खाता। तो मैं कह सकता हूं कि कैलोट्रोपिस के अंदर जो कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स है वो एक केमिकल प्रे डिफेंस मैकेनिज्म का एग्जाम्पल है। इसके अलावा ढेर सारे और केमिकल्स हैं प्लांट्स के अंदर जो हम देखते हैं, सुने भी होंगे, जैसे निकोटीन, टी एंड टोबैको।
कैफीन कॉफी के अंदर मिलता है, क्वेनिन, सिंकोना, स्ट्राइचिन, ओपियम, मॉर्फिन जो होता है अफीम। ये सब आप सुनने के बाद में कहेंगे सर इनका तो हम सब इस्तेमाल करते हैं, निकोटीन, टी, टोबैको, कैफीन, कॉफी। ये हम आज कमर्शियल रूप फॉर्म में कमर्शियली हम इनको प्लांट से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं ह्यूमन अपने यूज के लिए, लेकिन याद रहे प्लांट्स को ये नेचर ने अपने बचाव के लिए दिए। भाई अफीम का पेड़, ओपियम, इंसेक्ट आया, एक इंसेक्ट उसको बाइट करने की कोशिश कर रहा है, परिवार वालों ने कहा इंसेक्ट के इसको बाइट मत करना, ये खतरनाक है, ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी नहीं माना, बाइट कर लिया है। करने के बाद में जब से बाइट किया तब से उल्टा उड़ रहा है, कभी कहीं जा रहा है, मतलब समझ जाओ अगली बार बाइट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसे लग गया कि भाई इसके अंदर कुछ ऐसा केमिकल है जिसने पूरा सिस्टम बिगाड़ दिया था। तो इस तरीके से जो जितने भी आपने नाम देखे और भी हैं जिनका आज हम, ह्यूमन तो स्मार्ट है, प्लांट्स को तो दिए थे बचाव के लिए, डिफेंस मैकेनिज्म है, लेकिन हमने इनका कमर्शियल एक्सट्रैक्शन करना शुरू किया, हम इसका कमर्शियल यूज कर रहे हैं। तो ये था प्लांट डिफेंस मैकेनिज्म और ये था कंप्लीट प्रीडेशन के बारे में। प्रीडेशन के बाद अब नेक्स्ट नेगेटिव इंटरस्पेसिफिक इंट्रैक्शन के अंदर जो इंट्रैक्शन है वह है कंपटीशन। कंपटीशन के बाद में फिर हम एमेंसलिज्म को डिस्कस करेंगे, तो पहले हम कंपटीशन की बात कर लेते हैं। कंपटीशन में कंपटीशन को समझने के लिए हमने कुछ पॉइंट्स बनाए हुए हैं, इनको पॉइंट्स की फॉर्म में पढ़ेंगे तो आपको पूरा का पूरा कंपटीशन जो है क्लियर समझ में आ जाएगा। सबसे पहला पॉइंट नंबर 1 जो कि एग्जाम में आ चुका है और बच्चों ने इसमें गलती भी की थी, वो क्या कि कंपटीशन के लिए न्यूमेरिक सिंबल क्या जाता है। कंपटीशन के लिए न्यूमेरिक सिंबल क्या जाएगा। अब सोचिए कि कंपटीशन चल रहा है तो कंपटीशन में सोचते हैं जनरली, यदि इकोलॉजी को साइड में रखें तो क्या सोचते हैं, कंपटीशन है, एक को गोल्ड मेडल मिल जाएगा भाई उसका तो फायदा हो गया, और दूसरा जो लूजर है उसको माइनस हो जाएगा। तो अधिकतर बच्चों ने प्लस माइनस रख दिया, जबकि कंपटीशन इकोलॉजी ये कहती है कि जब दो स्पीसीज आपस में कॉम्पीट करती हैं तो दोनों को हार्म होता है। इसलिए कंपटीशन के लिए जो न्यूमेरिक है सिंबल है, न्यूमेरिक सिंबल वो जाएगा माइनस माइनस। ये तो सिंपल से एग्जांपल है, आपका फ्रेंड दोनों कंपटीशन करने लगे हैं, प्रिपरेशन को लेकर हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं। आपको मालूम लग पड़ा कि आपका जो फ्रेंड है वो रात के 10 बजे तक स्टडी कर रहा है, नाइट स्टडी, तो आपने 12 बजे तक शुरू कर दिया है, 12 o'clock। आपके फ्रेंड को पता लगा कि आप 12 बजे तक पढ़ रहे हैं तो उसने 2 बजे तक पढ़ना शुरू कर दिया। आपको जब पता लगा कि वो 2 बजे तक पढ़ रहा है तो आपने 4 बजे तक पढ़ना शुरू कर दिया। जब उसको पता लगा कि आप 4 बजे तक पढ़ रहे हैं, सुबह हो जाती है 4 बजे, तो उसने सोना बंद कर दिया, आपने भी सोना बंद कर दिया। दोनों कंपटीशन कर रहे हैं, दोनों हॉस्पिटलाइज्ड हो जाएंगे, मतलब दोनों हॉस्पिटलाइज, मतलब दोनों को माइनस माइनस। सो कंपटीशन के लिए सिंबल याद रखना है माइनस माइनस, इंटरेक्टिंग स्पीसीज को दोनों को ही हार्म होता है। पॉइंट नंबर 2 जो आपके मॉड्यूल के अंदर नोट करके दिया है और आपकी एनसीईआरटी में कंपटीशन जब शुरू होता है तो स्टार्टिंग में दिया है, ये लाइन जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये आपके नीट एग्जाम के हिसाब से देखें तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मानी जाती है। कहते हैं कि कंपटीशन से इस लाइन को फ्रीक्वेंटली पूछता है या पूछे जाने की संभावना रहती है। वो क्या है लाइन, पहले मैं लाइन बता देता हूँ फिर मैं आपको उसको एक्सप्लेन करूँगा। इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, याद रखें इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन इज अ पोटेंट फोर्स इन ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के लिए सबसे मेन जो फोर्स है वो होता है दो डिफरेंट स्पीसीज के बीच का कंपटीशन। आपके एनसीईआरटी में लिखा है कि डार्विन वॉज फुल्ली कन्विंस्ड, द डार्विन भी जो कि इवोल्यूशनरी फील्ड में बहुत काम किए हैं, वो भी इस बात से पूरी तरीके से कन्विंस्ड थे कि नए कैरेक्टर के डेवलप होने के पीछे वजह दो डिफरेंट स्पीसीज के बीच का कंपटीशन होता है, जिसे हम इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन कहते हैं।
सो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, नए कैरेक्टर का डेवलप होना। और इसके लिए मेन वजह कौन है? दो डिफरेंट स्पीसीज। यहां पर फ्रीक्वेंटली जो गलती या सिली मिस्टेक होने के जो चांस हैं वो ये कि बोलेगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपटीशन इज अ पोटेंट फोर्स इन ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, और वहां पर पहले ऑप्शन में दिया होगा इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। गलत है, इंट्रा नहीं, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। तो ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है ये लाइन, मैंने एक्सप्लेन भी आपको कर दी है। पॉइंट नंबर थर्ड, कंपटीशन अकर्स, ये पूरा लाइन समझे, एनसीईआरटी का है। कंपटीशन अकर्स व्हेन क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज कॉम्पीट फॉर द सेम रिसोर्सेज दैट आर लिमिटेड। ऐसा मानते आ रहे थे, ऐसा मानते थे ये कंपटीशन पर जो काम करने वाले एक्सपर्ट हैं कि कंपटीशन तब होता है जब एक तो रिसोर्स हो लिमिटेड सीमित, और दूसरा स्पीसीज जो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज होती है उनके बीच में ही होगा। मतलब ये कह रहा है कि पानी में रहने वाली स्पीसीज के बीच में कंपटीशन, लैंड पर रहने वाली स्पीसीज के बीच में कंपटीशन, हवा में उड़ने वाली कंपटीशन स्पीसीज के बीच में, क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज के बीच में होता है जनरली कंपटीशन। और कंपटीशन होता है कब? जब रिसोर्स हो लिमिटिंग। दोनों बातों को गलत ठहराया है कि ये 100% करेक्ट नहीं है। भाई ये 90% करेक्ट हो सकती है लेकिन 100% करेक्ट नहीं है। कि स्टेटमेंट बना दिया कि कंपटीशन अकर्स व्हेन क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज कॉम्पीट फॉर द सेम रिसोर्सेज दैट आर लिमिटिंग। तो उन्होंने कहा कि दिस स्टेटमेंट इज नॉट ऑलवेज करेक्ट। तो उनसे पूछा कि क्यों, ऐसे क्या है जहां पर स्पीसीज दूर दराज की हो, नॉन रिलेटेड स्पीसीज हो, क्लोजली ना हो, कंपटीशन होता हो। उन्होंने कहा कि ऐसे एग्जांपल्स हैं, नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। और क्या ऐसे भी एग्जांपल है जब रिसोर्स अनलिमिटेड हो तब भी कंपटीशन हो जाए? तो उन्होंने कहा कि ऐसी कंडीशन भी है। तो बताइए कहाँ है? तो दोनों को हमने फर्स्ट और सेकंड करके समझाया है। पहले हम बात करेंगे क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज वाले कॉन्सेप्ट पर। देखिए साउथ अमेरिका के अंदर, साउथ अमेरिका में शैलो वाटर लेक होती हैं, कम गहरे पानी की लेक्स हैं वहाँ पर ढेर सारी साउथ अमेरिका में। साउथ अमेरिका में शैलो वाटर लेक्स के अंदर रहती हैं फिश। तो फिश वहाँ की क्या हुई? लोकल या रेजिडेंशियल है, वो रेजिडेंशियल वहीं की लोकल फिश। और वो किसको फीड करती है? जू प्लैंक्टन्स को। वो किसको खाती हैं? जू प्लैंक्टन को खाती है। अब क्या होता है कि हर साल उन साउथ अमेरिकन शैलो वाटर लेक के अंदर माइग्रेशन होता है। मतलब नॉर्थ अमेरिका में ठंडे से बचने के लिए, कोल्ड इन्वायरमेंट से बचने के लिए वहाँ पर माइग्रेशन करती हैं फ्लैमिंगोज। तो नॉर्थ अमेरिका से फ्लैमिंगोज आई कहाँ पर? साउथ अमेरिका। उन्हीं शैलो वाटर लेक में आ जाती है और वहाँ पर आकर जू प्लैंक्टन पर फीड करती हैं। आप कहेंगे जू प्लैंक्टन तो वहाँ पर रहने वाली रेजिडेंशियल फिश का फूड है। तो इसीलिए कहते हैं कि नॉर्थ अमेरिका ऊपर से आने वाली फ्लैमिंगोज वहाँ पर रहने वाली रेजिडेंट फिश के साथ कंपटीशन करती हैं फॉर कॉमन फूड जू प्लैंक्टन्स। अब देखिए दोनों कंडीशन में दो चीज़ें हैं जो बताती हैं कि दोनों ये स्पीसीज अनरिलेटेड हैं जिनके बीच में कंपटीशन हो रहा है। फ्लैमिंगोज उड़ने वाली है, फिश पानी में रहने वाली है। देख सकते हैं आप, फ्लैमिंगोज नॉर्थ अमेरिका से आई है और फिश साउथ अमेरिका की लेक में रहने वाली है। टोटली अनरिलेटेड स्पीसीज हैं फ्लैमिंगोज एंड फिश, और उन दोनों के बीच में कंपटीशन हो रहा है फॉर कॉमन फूड जू प्लैंक्टन्स। तो ये पहला स्टेटमेंट इसको बताता है कि जरूरी नहीं है स्पीसीज क्लोजली रिलेटेड हो, टोटली अनरिलेटेड स्पीसीज के बीच में भी कंपटीशन हो जाता है। चलिए अब सेकंड स्टेटमेंट है, रिसोर्सेज नीड नॉट बी लिमिटिंग। बोल दिया भाई लिमिटिंग है तब तो कंपटीशन हो ही जाएगा, लेकिन ऐसा भी देखा गया है कि रिसोर्स के अनलिमिटेड होने पर भी कंपटीशन हो जाता है। तो वो कहाँ होता है वो देखिए। इसको हमने एक जो है एग्जाम्पल की फॉर्म में समझाया, इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल, आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर ये ग्रासलैंड है, समझिए ये जो सर्कल दिखाया है ये ग्रासलैंड है। इस ग्रासलैंड में 10 to 15 डियर ग्रास ग्रेज कर रहे हैं, खा रहे हैं। इन 10 to 15 डियर पर ध्यान गया किसका? लायन का। 2 लायन, एल मतलब लायन।
दोनों लायन भूखे हैं, प्रीडेशन करना है, और 10 to 15 डियर को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। कहते हैं हम दोनों भाई की जो ब्रदर हैं, हमारी रिक्वायरमेंट तो मात्र एक डियर है, इन 10 to 15 में से एक डियर मिल जाए पेट भर जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में ये जो दोनों लायन हैं बस सोचते हैं कि चलो प्रीडेशन करते हैं, अटैक करने की कोशिश करते हैं, तभी इनका ध्यान दूसरी साइड में वुल्फ पर पड़ जाता है। W मतलब वुल्फ। वुल्फ भी भूखे हैं, ध्यान रखें, और उनको भी चाहिए फूड। 6 वुल्फ है, 1 2 3 4 5 6, और इनको फूड चाहिए। इनको 2 डियर चाहिए। 2 डियर यदि इन 6 वुल्फ को मिल जाए तो इनका पेट भर जाएगा। जैसे ये भी सोचते हैं अटैक करने की, तभी इनका ध्यान लायन पर जाता है। अब कंडीशन क्या है? लायन नंबर में 2 है। लायन पड़े ही बहुत खतरनाक होते हो, मजबूत होते हो, स्ट्रांग होते हो, लेकिन नंबर वहां पर वुल्फ का 6 है, और वुल्फ, ये 6 वुल्फ 2 लायन को चैलेंज कर सकते हैं। इसलिए लायन सोचते हैं कि हम अटैक करने जाएं या नहीं। सोचते हैं करें ना करें, कहीं ऐसा ना हो कि हम जाएं करने के लिए अटैक और वुल्फ हम पर अटैक कर दे और यहाँ पर फूड के बजाय डैमेज हो जाए। और वुल्फ सोचते हैं कि हम अटैक करें या ना करें, पड़े हम 6 हैं लेकिन सामने तो मजबूत स्ट्रांग है लायन, कहीं ऐसा ना हो कि फूड के चक्कर में हमें डैमेज हो जाए। दोनों अटैक करने की सोच रहे हैं कि करें या ना करें। देखिए कमाल की बात, लायन की रिक्वायरमेंट 1 डियर, वुल्फ की रिक्वायरमेंट 2 डियर। दोनों स्पीसीज मिलजुल कर यदि खाए तो 3 डियर की जरूरत है, जबकि यहां तो 10 से 15 डियर है। तो रिसोर्स फूड कैसा है? अनलिमिटेड फूड है, अनलिमिटेड। लेकिन लायन सोच रहे हैं कि हम जाए तो हम पर अटैक हो जाएगा, वुल्फ सोच रहे हैं हम पर अटैक हो सकता है। बस सोचते रहते हैं और ये डियर यहां से निकल जाते हैं कि भाई तुम सोचते ही रहो बस अटैक करने का, और निकल जाते हैं। दोनों भूखे रह जाते हैं। ये है कंपटीशन, इसको ही कहते हैं कंपटीशन। इस वाले कंपटीशन को इंटरफियरेंस कंपटीशन कहते हैं। इसको इनडायरेक्ट कंपटीशन भी कहा जाता है। आपको ध्यान रखना है, जब रिसोर्स अनलिमिटेड हो तो एक स्पीसीज के प्रेजेंस की वजह से दूसरी स्पीसीज की फिटनेस का इंट्रेंसिक रेट ऑफ इंक्रीज, लिखा है आपके एनसीईआरटी में, कंफ्यूज ना हो, इंट्रेंसिक रेट ऑफ इंक्रीज, जिसे फिटनेस भी कहते हैं, जिसे आर कहा जाता है, आर, इंट्रेंसिक रेट ऑफ इंक्रीज, आर या फिटनेस, किसी स्पीसीज की प्रेजेंस की वजह से दूसरी स्पीसीज की उस फिटनेस का कम हो जाना, इसी को कंपटीशन कहा जाता है। और ये इनडायरेक्ट कंपटीशन या इंटरफियरेंस कंपटीशन कहलाता है। तो ध्यान रखना है आपको, इनडायरेक्ट कंपटीशन और इंटरफियरेंस कंपटीशन कब होते हैं? जब रिसोर्स लिमिटेड हो या रिसोर्स अनलिमिटेड हो। तो आप कहेंगे सर जब रिसोर्स अनलिमिटेड हो तब इंटरफियरेंस कंपटीशन होता है। याद रखिए, नेचर के अंदर, इकोलॉजी के अंदर यह भी बोला जाता है कि 1 लायन इज इक्वल टू 3 वुल्फ। यदि आपको जंगल के अंदर 3 वुल्फ मिल जाएं तो समझ लेना कि आपका पंगा एक लायन से हो गया है। एक लायन आपको उतना ही डैमेज, 3 वुल्फ आपको उतना ही डैमेज करेंगे जितना एक लायन करते हैं। इसलिए यहाँ पर मामला बराबरी का था, इसलिए यहाँ पर दोनों को ही भूखे रहना पड़ा। तो ये था इंटरफियरेंस कंपटीशन। तो ये जो स्टेटमेंट 1 और 2 है, ये दोनों एक्सप्लेन करते हैं कि कंपटीशन दूर दराज की स्पीसीज में हो सकता है, मतलब क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज के बीच में हो, ये जरूरी नहीं है। और दूसरा, कंपटीशन तब भी हो सकता है जब रिसोर्स अनलिमिटेड हो। अनलिमिटेड होने पर भी कंपटीशन हो जाता है।